हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडियन हनी बी के बारे में। हनी बी, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन जानते हैं। क्लासिफिकेशन इसका करते हैं तो इसको फाइलम आर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग करती है, ठीक है। क्लास है इसकी इंसेक्टा, सब क्लास है टेरिगोटा, डिवीजन है इसका एंडोटेरिगोटा, ऑर्डर है इसका हाइमेनोप्टेरा और जीनस है एपिस। इसको क्लास इंसेक्टा के अंदर रखा गया है और सब क्लास है इसकी टेरिगोटा, मतलब ये इनके अंदर विंग्स डेवलप होते हैं, विंग्स डेवलप होते हैं। डिवीजन है इसका एंडोटेरिगोटा, जो कि इसमें जो आंतरिक लेयर है उसके द्वारा यहाँ पर क्या है, इनमें विंग्स डेवलप होते हैं। हाइमेनोप्टेरा, जिसमें तितलियाँ वगैरह शामिल हैं, ऑर्डर इसका हाइमेनोप्टेरा है और जीनस इसका एपिस है। तो इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि भी यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज जो हैं वो इसकी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिस इंडिका के बारे में। एपिस इंडिका को इंडियन मोना के नाम से भी जाना जाता है। रीजन है कि ये क्या है, सबसे छोटी मधुमक्खी के रूप में मौजूद होती है, जिसकी जो साइज है वो लगभग 15 mm तक की होती है। सबसे छोटी मक्खी के रूप में है ये, और ज़्यादातर अंधेरे वाले स्थानों पर ये अपना छत्ता बनाती है और इसके एक छत्ते से आप लगभग 3 से 4 किलोग्राम शहद आप प्राप्त कर सकते हैं। शहद इससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा जो है वो लगभग इसकी 20 mm साइज होती है और ये एक इस प्रकार की मधुमक्खी है जिसके छत्ते से आप सबसे ज़्यादा शहद प्राप्त कर सकते हैं। तकरीबन इसमें 15 से 40 किलोग्राम तक शहद आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो मधुमक्खी है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। बड़ी मक्खी के रूप में ये जानी जाती है। तीसरी है इसमें एपिस फ्लोरिया, जो कि यूरोपियन बी के रूप में प्रसिद्ध है, और ये जो है इंडियन मोना से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मोना से बड़ी मक्खी है ये, और इसके छत्ते से आप बहुत कम मात्रा में इसमें शहद मिलता है। और नेक्स्ट है इसमें एपिस फ्लोरिया, सॉरी मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा।
इसकी ये 4 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं। इसके छत्ते से भी आप बहुत कम मात्रा में शहद प्राप्त कर सकते हैं। दोनों जो हैं ये लगभग 250 ग्राम तक ही शहद प्रोड्यूस करती हैं। और ये भी यूरोपियन बी की तरह ही ये एपिस फ्लोरिया और मेलिफेरा ज़्यादातर जो देखने को मिलती हैं वो इंडिका और डोर्सेटा जो स्पीसीज़ है वो अपने को देखने को मिलती हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो मधुमक्खी है इसके बॉडी डिवीजन्स हैं वो किस प्रकार के मौजूद होते हैं। बॉडी डिवीजन्स के बारे में हम बात करें तो इसका जो बॉडी डिवीज़न है वो किस तरीके के होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और इनके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो बी कॉलोनी है उसके अंदर किस किस प्रकार के सदस्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो फर्टाइल फीमेल आपको मिलेंगी, स्टीराइल फीमेल आपको मिलेंगे, ड्रोन देखने को मिलेंगे, वर्कर्स देखने को मिलेंगे और रानी मधुमक्खी देखने को मिलेगी। ये इसकी बी कॉलोनी के अंदर मौजूद होते हैं। और बी कॉलोनी जो है वो ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर यहाँ पर ये निर्मित करती हैं, अपना छत्ता बनाती हैं। इन हनी बी के अंदर जो बॉडी डिवीजन्स हैं वो किस तरीके के होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले कि इसका जो शरीर है, बॉडी डिवीजन्स, इसका शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के रूप में विभक्त होता है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो इसका हेड पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। हेड वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर आप देख सकते हैं इन जंतुओं के अंदर कंपाउंड आई मौजूद होती है। और कंपाउंड आई का जो फंक्शन है वो जैसे हमने पढ़ा था प्रॉन के अंदर, उसी रूप में कंपाउंड आई यहाँ पर मौजूद है। और कंपाउंड आई के अलावा एक जोड़ी एंटीना डेवलप होते हैं। इन एंटीना के अलावा यहाँ पर मैंडिबल्स डेवलप होते हैं। और ये यहाँ पर मैंडिबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्पून एक्शन डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ हम ये कहेंगे कि इनके अंदर लैपिंग के लिए एंड सकिंग अपैरेटस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी सहायता से ये पोलन को इकट्ठा करते हैं। पोलन कलेक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पोलन को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो स्पून एक्शन है इनका वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पर ये जो चीविंग और मैंडिबल्स, चीविंग की जो प्रक्रिया है मतलब भोजन को शक करने की प्रक्रिया है, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया के लिए यहाँ पर मैंडिबल्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें थोरैक्स वाला रीजन। इसका जो थोरैक्स वाला रीजन है वो 3 भागों में विभक्त होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। 3 क्षेत्रों में यहाँ पर, 3 भागों में यहाँ पर ये विभक्त हैं। और तीनों भागों में क्या होता है, एक एक जोड़ी यहाँ पर वॉकिंग लेग्स मौजूद होते हैं, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। प्रत्येक जो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स वाला रीजन है उनके अंदर एक एक जोड़ी जो यहाँ पर इनके जो वॉकिंग लेग्स हैं जो कि किस तरीके के हैं, जॉइंटेड लेग्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर
मौजूद होते हैं। तो इसका जो प्रोथोरिक्स वाला रीजन है, इस प्रोथोरिक्स वाले रीजन के अंदर अपन देखेंगे क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर, या क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं यहाँ पर। एक तो है यहाँ पर आई ब्रश और एंटिनल ब्रश, या हम कहेंगे कि यहाँ पर पॉलन ब्रश मौजूद होते हैं। ये जो ब्रश हैं, ये जो इसके वॉकिंग लेग्स जो हैं वो इस तरीके से रूपांतरित होते हैं कि एक तो एंटीना को साफ करने के लिए इनके जो अंतिम सेगमेंट होता है वो इस तरीके का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये इस तरीके से सेंसरी और ये जो अपरेटस यहाँ पर मौजूद है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, जिनकी सहायता से ये क्या करती हैं कि अगर इसको एंटीना को साफ़ करना हो तो ये इनकी सहायता से ये क्या कर लेती हैं, साफ़ करने के लिए जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रोथोरिक्स वाला रीजन है उसमें आई ब्रश मौजूद है और पॉलन ब्रश मौजूद है और एंटिनल ब्रश यहाँ पर मौजूद है। तो दूसरा जो इसका क्षेत्र है जो कि मीजोथोरिक्स के रूप में यहाँ पर जाना जा रहा है, तो मीजोथोरिक्स वाले क्षेत्र के अंदर हम देखेंगे कि पॉलन ब्रश और पॉलन बास्केट यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एक चीज़ है यहाँ पर कि एक तो पॉलन ब्रश और यहाँ पर मौजूद है और पॉलन बास्केट यहाँ पर मौजूद रहता है। दो संरचनाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मीजोथोरिक्स वाले रीजन के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। पॉलन बास्केट एक ऐसी संरचना है जो क्या करता है, पॉलन को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए उत्तरदायी है। पॉलन को इकट्ठा करने के लिए पॉलन बास्केट का ही उपयोग किया जाता है। और ये वाली जो संरचना जो कि थोरिक्स के मिडिल जो स्ट्रक्चर है, मिडिल पीस है, उसके अंदर ये मौजूद होती हैं, जिनको हम कहते हैं पॉलन बास्केट। और इसी क्षेत्र के अंदर ये वैक्स को भी कलेक्ट करने के लिए इस क्षेत्र को ये काम में लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाले क्षेत्र के अंदर ये वैक्स को भी इकट्ठा करने के लिए काम में लेते हैं। थर्ड है इसका क्षेत्र जो कि मेटाथोरिक्स के रूप में जाना जा रहा है। इसमें पॉलन बास्केट और पॉलन पेकर मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, पॉलन बास्केट तथा पॉलन पैकर मौजूद हैं, जो कि जिस तरीके से ये पॉलन को इकट्ठा कर लेते हैं इन पॉलन बास्केट और पॉलन कलेक्टर की सहायता से कलेक्ट जो कहाँ करते हैं ये, उस हिसाब से क्या करते हैं ये पॉलन बास्केट और पैकर के अंदर ये उसको फिक्स कर लेते हैं, बांध लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो थोरेसिक क्षेत्र है वो 3 भागों में यहाँ पर विभक्त हो रखा है, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इनके अंदर जो विंग्स हैं वो डेवलप होते हैं। 2 जोड़ी यहाँ पर विंग्स मौजूद हैं और उन विंग्स में ये देखा गया है कि वो 400 वाइब्रेशन पर सेकंड की दर से वाइब्रेट करते हैं। और मधुमक्खी के छत्ते में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि क्या करती है, इसको वाइब्रेशन के कारण, जिसमें से जो पॉलन इकट्ठा करते हैं, ये शहद का जब निर्माण करते हैं तो वहाँ पर उसमें हवा प्रोड्यूस की जाती है और इतनी वहाँ पर गर्मी प्रोड्यूस की जाती है इन विंग्स की सहायता से, जिससे कि उसमें से जो जल है उसको बाहर सुखा दिया जाए। ठीक है, इवोपरेट हो जाए वो। और इन विंग्स की सहायता से ये क्या करते हैं, लगभग एक अगर मधुमक्खी को अपन देखें तो वो 15 किलोमीटर के दायरे तक पॉलन को इकट्ठा करने के लिए माइग्रेट कर जाती है। पॉलन कलेक्शन के लिए लगभग 15 किलोमीटर का दायरा ये कंप्लीट कर लेती है। नेक्स्ट है इसके अंदर एब्डोमेन वाला क्षेत्र। तो इसके एब्डोमेन में क्या है, 6 सेगमेंट होते हैं, जिसमें से लास्ट के जो 4 सेगमेंट हैं उनको ये काम में लेते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एब्डोमिनल जो 6 सेगमेंट हैं उनमें लास्ट के जो 4 सेगमेंट हैं उनको ये काम में लेते हैं कि ये वैक्स जो प्रोडक्शन है उसके लिए ये काम में लेते हैं। अब इसका जो लास्ट सेगमेंट है, एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट है, इसको हम यहाँ देखते हैं। लास्ट सेगमेंट
फीमेल के अंदर जो ओविपोजिटर है वो स्टिंग के अंदर स्टिंग के रूप में डेवलप हो जाता है। मतलब आप देखेंगे कि जो इसका लास्ट सेगमेंट है उसके अंदर अगर फीमेल के अंदर है तो जो ओविपोजिटर है वो स्टिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो इसका डंक होता है उस डंक के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। और फीमेल के अंदर जैसे ही स्टिंग को त्याग दिया जाता है या फिर इसको जब काम में लिया जाता है तो उसके बाद में ये मर जाती है। ठीक है, फीमेल के अंदर जब स्टिंग त्याग दिया जाता है तो उसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है। जबकि मेल के अंदर आप देखेंगे तो मेल के अंदर आपको स्टिंग एब्सेंट दिखाई देगा। उसका रीज़न क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि वहाँ पर कोपुलेटरी ऑर्गन विकसित होता है। कोपुलेटरी ऑर्गन की उपस्थिति के कारण इनके अंदर स्टिंग एब्सेंट होता है। कि इनके अंदर जो मेल होते हैं, मेल हनी बी है उसके अंदर, जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है कि जो ओविपोजिटर है उसके कारण यहाँ पर क्या है कि ये स्टिंग के रूप में ये डेवलप हो जाता है। क्योंकि इसकी हेल्प से ये क्या करता है, अपनी सुरक्षा के लिए इन स्टिंग को ये काम में लेता है। स्टिंग जो है वो इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये तो भी इसके बॉडी डिविजन्स की बात, जिसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन वाला क्षेत्र मौजूद है। और अब हम बात करते हैं इसके जो ऑर्गेनल्स हैं या उसके जो सिस्टम हैं इसके, वो किस तरीके के मौजूद होते हैं। सिस्टम की हम बात करें तो हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के जो ऑर्गेनल्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें हम चर्चा करते हैं कि इस जंतु के अंदर देखो रेस्पायरेशन के लिए स्पाइरेकल्स मौजूद होते हैं, शरीर पर श्वास रंध्र मौजूद होते हैं जिनकी सहायता से ये श्वसन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इन जंतुओं का जो नर्वस सिस्टम है वो विकसित होता है, डेवलप होता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो किस तरीके का है। जो हमने लोकस्ट के अंदर नर्व सिस्टम की स्टडी की थी उसके समान इसके अंदर नर्व सिस्टम विकसित है। हेमोसिलिक कैविटी यहाँ पर डेवलप होती है। हेमोसिलिक कैविटी यहाँ पर डेवलप है। सेंसरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर एंटीना मौजूद है। और हम ये कहेंगे कि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी क्या होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है। जो दूसरे प्रकार के जो आर्थ्रोपोड्स हैं, खासकर जो इंसेक्टा के सदस्य हैं, उन्हीं के समान इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और हम कहेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में यहाँ पर मौजूद जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो यहाँ पर डेवलप होती हैं। एक्सक्रीशन के लिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स विकसित होती हैं। तो ये थे इनके करेक्टर। और अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि इन जंतुओं के अंदर नेप्चुअल फ्लाइट पाई जाती है। मतलब इनके अंदर नेप्चुअल फ्लाइट का मतलब ये है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर है वो हवा के अंदर संपन्न होता है। हवा में निषेचन की प्रक्रिया या कॉपुलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेप्चुरल फ्लाइट इन जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है। और इन जंतुओं को ज़्यादातर क्या है कि कल्चर किया जाता है। और कल्चर करने का जो इनका मकसद है वो केवल और केवल शहद के लिए है।
इनके कल्चर की जो प्रक्रिया है वो एपीकल्चर कहलाती है। इनका शहद भी काम में लिया जाता है। इन जंतुओं से जो चीज़ें काम में ली जाती हैं वो मुख्य रूप से है शहद, वैक्स, और इनका जो पॉइजन ग्लैंड है उसको भी क्या है, दर्द निवारक औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। दर्द निवारक औषधियाँ बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, जो इसकी पॉइजन ग्लैंड या स्टिंग जो होता है उससे। और इसके वैक्स को भी अन्य कई कामों में लिया जाता है। और शहद जो है वो इसका इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप देखेंगे शहद की क्वालिटी के बारे में, तो इसका जो 250 ग्राम शहद है वो भी क्या है, अच्छी खासी ऊर्जा दे सकता है, किलो कैलोरी यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है। अगर हम देखें 250 ग्राम जो शहद है उसकी हम तुलना करें तो लगभग 11.5 लीटर दूध मिल्क, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें लगभग इतना क्रीम, 1.5 किलो के करीब क्रीम, और या हम कहें कि लगभग 400 ग्राम तक जो मांस है, ये जितनी ऊर्जा देते हैं, किलो कैलोरी प्रोड्यूस करते हैं, उतनी आपको 250 ग्राम शहद से प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा हनी बी की कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर मौजूद होती है, और इन वैरायटीज़ में इनके हनी बी के मुख्य लक्षण क्या हैं, इनके आउटर स्ट्रक्चर और इंटरनल इनके कैरेक्टर क्या हैं, और ये किस तरीके से शहद का निर्माण करते हैं। इनके अंदर जो है पॉलीमॉर्फिज्म, और जो पॉलीमॉर्फिज्म की जो प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिल सकती है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनके अंदर आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जाना पहचाना टॉपिक था आपका। और इससे रिलेटेड जो है एक सवाल ज़रूर बनता है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एपीकल्चर। तो एपीकल्चर है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप मधुमक्खी के बारे में सारी डिटेल आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।